नमस्कार मित्रों। आज हम राजेंद्र अवस्थी जी की एक सुप्रसिद्ध रचना आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रतीक्षा। सावित्री के लिए कुछ भी पुराना नहीं था। उसकी जिंदगी धीरे धीरे एक ढांचे में ढलती जा रही थी। राम सिंह को समाज सेवा करते करते आखिर एक ज़माना बीत गया था और अब मज़े में वह उसी का फल खा रहे थे। उस शाम राम सिंह रोज़ की तरह बंगले में आए थे। सावित्री उनकी प्रतीक्षा में ही थी। वह जानती थी कि एक बार यदि पापा कार से उतरकर अपने कमरे में पहुंच गए तो उनसे मिलना मुश्किल हो जाएगा। नेताओं को घेरने वालों की कमी नहीं है। जनता से घिरे राम सिंह का नक्शा तब बदला हुआ रहता है। अपनी बेटी के लिए भी वे मिनिस्टर राम सिंह बन जाते हैं। उनकी आवाज़ रोबीली और चेहरा सख्त तथा भारी हो जाता है। सावित्री इसीलिए बरामदे में बहुत देर से चक्कर काट रही थी। जैसे ही पापा की गाड़ी रुकी कि वह कार के दरवाजे के पास आ धमकी। हेलो पापा। ओह सावित्री बेटी, आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। जवाब पापा ने नहीं, एक दूसरे आदमी ने दिया था। इसे सुनकर सावित्री ने हल्का सा मुंह बना लिया था। उस आदमी के उतरने के बाद जब पापा उतरे तो उन्होंने सावित्री को सिर से पैर तक देखा था। फिर एक हल्की सी चपत उसके गाल पर लगा दी थी। यू नाटी बॉय। पापा क्लब जा रहे हो? जाओ, ज़रूर जाओ। जब तक जनता से मिलोगी जुलोगी नहीं, कैसे काम चलेगा। सावित्री कार में बैठ गई थी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे का दरवाज़ा लगाया था, राम सिंह ने आवाज़ दी, ड्राइवर गाड़ी मत ले जाओ, उसे गैरेज में रख दो। गैरेज में क्यों? सावित्री के चेहरे पर क्रोध उतर आया था। पापा पास आ गए थे। उनके साथ उनकी जनता भी आ गई थी। राम सिंह ने एक आदमी की ओर देखकर कहा था, कल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक नोटिस निकाला है। कोई भी मंत्री कार का उपयोग निजी काम के लिए नहीं कर सकता। कल ही नोटिस निकला है। और आज? हाँ हाँ, आप ठीक कहते हैं साहब। सावित्री उन सबको फीकी और उतरी नज़रों से देख रही थी। पापा को देखने वाली उसकी नज़रें भी एकदम बदल गई थी। यदि उनसे कोई शब्द बन सकते हों तो वे होंगे कायर, डरपोक। लेकिन मुझे क्लब जाना है पापा, देर हो रही है। तुम क्लब जरूर जाओगे बेटी, मैं कहाँ रोकता हूँ। राम सिंह ने सामने खड़े सूट पहने एक आदमी की ओर देखा। यह उनका प्राइवेट सेक्रेटरी था। वह जैसे राम सिंह की देखने की भाषा को भी समझता था। वेटिंग रूम में जाकर उसने देखा, कुछ आदेश देकर वापस आ गया। गाड़ी अभी लगती है सर। मिनिस्टर साहब से अनाज का जो व्यापारी मिलने आया था, उसकी गाड़ी पलक झपकते ही सामने आकर खड़ी हो गई। एकदम नई एम्बेसडर। सावित्री ने उस कार को देखा और मुंह बना लिया। क्या बात है बेटी, यह कार है पापा? एकदम नई है, कल ही डिलीवरी ली है। लेकिन पापा, उसने अपनी कमर पर झूलते हुए कहा, आपने मेरी इंसल्ट की है। इंसल्ट? हाँ, उसके शब्दों में वजन था। मुझे गाड़ी से आपने बाहर उतारा। क्या कहती हो बेटी? हाँ पापा। सावित्री पैर पटकते हुए भीतर चली गई थी। राम सिंह अपनी बेटी के इस व्यवहार से चकित थे। उन्हें घेरे खड़ी जनता के चेहरे पर जैसे हवाइयाँ उड़ रही थी। राम सिंह ने एक पल सोचा और वहीं रुक गए। इंसल्ट? आखिर यह कैसी इंसल्ट हुई? और यदि यह इंसल्ट है तो मैंने ज़िंदगी भर जो उनका चेहरा एकदम बदल गया। एक फीकी मुस्कुराहट फेंक कर वह अपनी जनता के साथ ड्राइंग रूम की ओर बढ़ गए। सावित्री ने आईने के सामने खड़ी होकर
अपने को इधर उधर कई तरह से देखा था। दिल्ली के फैशन की नई लुंगी उसने आज पहली बार पहनी थी। हरे रंग की लुंगी पर आसमानी कुर्ता पहनकर उसने उस शहर में हिप्पी आंदोलन चलाने का उसी दिन निश्चय किया था। उसे विश्वास था कि कम से कम क्लब में आने वाली सब लड़कियां अपना लिबास बदले बगैर नहीं रहेंगी। सावित्री उस क्लब की जान थी। उसकी खूबसूरती और फैशन को चर्चा चारों ओर थी। वह ट्विस्ट करना जानती थी और फ्लोर डांस में किसी के साथ भी वह शेयर कर सकती थी, और उस शहर में इतना ही बहुत था। जब वह गाती थी तो उसके कोमल सुरों से एक ऑर्केस्ट्रा सा बज उठता था। जब वह नाच के मूड में होती है तो दोनों हाथों और पैरों से अपने पूरे शरीर को मिला देती है और बीच बीच में हुप हुप की जंगली आवाज़ें भी करती है। क्लब के लिए यह मरने का मौसम होता है और अफसरों था व्यापारियों और उनके बेटों के लिए एक चैलेंज। आज सब ठंडा हो गया। उसके मुंह से एकदम ठंडे स्वर से निकले। गुस्से में आकर उसने अपनी लुंगी उतार दी और फिर कुर्ता भी उतारने लगी। राम सिंह अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो चुके थे। मिलने वालों से जल्दी जल्दी मिलकर अब वे अपने निजी कमरे में चले गए थे। उनके साथ अब केवल वह व्यापारी रह गया था, जिसकी कार में जाने से सावित्री ने इनकार कर दिया था। कमरे की बत्तियां हल्की हो गई थीं और व्यापारी ने अलमारी से 2 गिलास निकालकर शराब की बोतल खोलनी शुरू कर दी थी। वह एक अजीब सी बोतल थी, किंग ऑफ किंग्स की। राम सिंह ने उसे झपट कर जैसे छीन लिया था। पूरी बोतल लौटा पौटा कर अच्छी तरह देखी थी। उस पर जो कुछ लिखा था सब पढ़ डाला था। फिर मुस्कान भरे चेहरे से बोतल को टेबल पर रखते हुए उन्होंने कहा था, बढ़िया चीज़ है। जी हाँ, व्यापारी ने बोतल खोल दी थी। उसने कहा था, साहब ऐसी बढ़िया चीज़ के लिए भला कौन शराबबंदी की बात करेगा। जनता रद्दी और नकली शराब पीती है, इसीलिए गांधी जी ने शराबबंदी का नारा दिया था। क्या ख्याल है हुजूर? ये तो मज़े की बात कही आपने। मैंने तो कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। क्या कहने। मंत्री ने व्यापारी की बुद्धि की तारीफ की थी। फिर पहला घूंट लेते हुए उन्हें अपनी इकलौती बेटी सावित्री की याद आ गई थी। बेचारी, उन्होंने सोचा और स्वयं उठकर सावित्री कमरे में चले गए। वहां जाते ही उन्हें जैसे शॉक लगा। वे कमरे के बाहर दरवाजे की आड़ में आकर खड़े हो गए। वहीं से उन्होंने आवाज़ दी, सावित्री बेटे। सावित्री चौंक उठी थी। कमरे के भीतर आते ही गुस्से में उसने अपने सारे कपड़े उतार कर फेंक दिए थे। उसने जल्दी जल्दी अपनी लुंगी पहनी और ऊपर से कुर्ता डाल लिया। कुर्ते के बटन लगाते हुए उसने आवाज़ दी, हाँ पापा। राम सिंह अब कमरे में आ गए। राम सिंह ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, बेटे अब तुम सयानी हो गई हो। इस तरह की इंसल्ट को हाथों की उंगलियों में लेकर नहीं चलना चाहिए। सोचो तो मैंने कितने इंसल्ट सहकर इस पद को पाया है। अब कोई क्लब के भीतर मेरी कार को जाते देख लेता तो क्या पापा, क्लब जाना बुरा है? नहीं बेटे, बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन हमारी जनता अजीब है। उसके लिए कुछ नाटक करने होते हैं, वरना सरकारी गाड़ी में या व्यापारी की गाड़ी में अंतर क्या है? राम सिंह ने सावित्री की पीठ थपथपाई। यह एक बहुत बारीक बात है बेटे। इतने दिनों की समाज सेवा के बाद मैंने सीखी है। बहरहाल चलो, तुम्हारा क्लब का खालीपन मिटाया जाए। राम सिंह सावित्री को जैसे जबरन खींच कर ले आए। कमरे में आते ही व्यापारी ने खड़े होकर नमस्ते की। सावित्री ने एक बार उसकी ओर देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। व्यापारी ने तीसरा गिलास निकालकर कोका कोला से भर दिया और उन दोनों ने सावित्री के मूड के लिए कई बार पैक चढ़ाए। रविवार को सावित्री ने पिकनिक में जाने का इरादा किया। उसे भला कौन रोक सकता था। तब हुआ कि सरकारी गाड़ी ही उसे पिकनिक पर लेकर जाएगी। यदि किसी ने विधानसभा में प्रश्न उठाया वे तो कई बहाने बनाए जा सकते हैं। डेवलपमेंट ब्लॉक के इंस्पेक्शन के लिए
क्या कोई मिनिस्टर नहीं जा सकता? जंगल की खुली हवा में सावित्री ने बड़ी ताजगी महसूस की। घूमने फिरने के बाद जब लंच का समय हुआ तो सब कार के पास आकर खड़ी हो गई। वहाँ खड़े होते ही उन्हें मुर्गे की आवाज़ सुनाई दी। फिर कुत्ते के भौंकने का शोर हुआ। इस जंगल में भी कोई रहता है? लगता तो ऐसा ही है। ड्राइवर ने बताया कि इस पहाड़ी के बाहर एक छोटा सा खूबसूरत बंगला है। उसमें हुकुम सिंह रहते हैं, पुराने मिनिस्टर। वे सख्त परीक्षण में पराजित हो गए, वरना इस समय वे मंत्री होते। अब अपने खराब दिनों को इस जंगल में रहकर बिता रहे हैं और तब तक बिताते रहेंगे जब तक उन दिनों का अंत न हो जाए। सावित्री ने ड्राइवर को आदेश दिया कि वे सब उसी बंगले में चलकर लंच लेंगे। एक सावित्री की बात यम भी नहीं टाल सकता। फिर ड्राइवर की क्या बिसात कि इस सावित्री की बात टाल जाए। बात करते करते उनकी गाड़ी हुकुम सिंह की कॉटेज में पहुंच गई। सुंदर छोटा सा घर, दरवाजे पर लिखा था प्रतीक्षा। चारों ओर शांति देखकर सावित्री ने सबको शांत रहने का इशारा किया। सब चुपचाप कुर्सियों पर जाकर बैठ गईं। इस घोर शांति से उसे तरावट मिली, लेकिन पल भर में जैसे यह सन्नाटा उसे खाने लगा। अनजाने ही सावित्री की मुंह से होय हुक की आवाज़ निकली और उसी के साथ उठकर वह लान में ट्विस्ट करने लगी। उसी समय क्वार्टर के भीतर से किसी ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे के खुलते ही सावित्री के थिरकते पैर रुक गए। उसने सामने एक खूबसूरत युवा व्यक्ति को खड़े देखा और इसके पहले कि वह उन लड़कियों को डांटता या परिचय पूछता, सावित्री उचक कर उसके पास पहुंच गई। हेलो। उसकी मुस्कुराहट का जवाब उस नौजवान को देना ही पड़ा। सावित्री उसे नीचे लान पर ले आई और उसने एक एक करके सबको परिचय कराया। अंत में अजीब ढंग से मुस्कुराकर उसने अपना परिचय दिया। सावित्री, चेयरमैन लायंस क्लब, मिनिस्टर राम सिंह की बेटी। सावित्री और उसकी सहेलियां अपना लाया लंच नहीं खा सकी। उनके लिए ताज़ा खाना वहीं बनवाया गया। इस बीच सावित्री ने उस युवक से गहरा परिचय भी कर लिया। उसका नाम सत्यवान था। सत्यवान ने बताया कि उसके पिता मन बहलाने के लिए शहर गए हुए हैं। माँ नाराज होकर अपने घर चली गई हैं। उसने उन दिनों के भी किस्से सुनाए जिन दिनों उनके पिता मिनिस्टर थे। सत्यवान ने तभी एमए कर लिया था और अब नौकरी की तलाश है। दोपहर दोनों ने मज़े में बिताई। सत्यवान का दर्शन अपने पिता का दर्शन था। वह जल्दी ही नौकरी करेगा और इस जंगल को छोड़ देगा और किसी बड़े शहर में जाकर रहेगा। यदि इसी बीच उसके पिता राजनीति में वापस आ गए तो फिर नौकरी की उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह इस बार अपने पिता का पीए बनेगा और तब ऐसा इंतजाम करेगा कि आगे न कभी नौकरी की ज़रूरत पड़ेगी और न मिनिस्ट्री की। सावित्री ने इन बातों में बहुत रस लिया। यही सब तो वह चाहती है। बस इसके साथ एक चीज़ और जोड़ दी जाए, वह है क्लब। यानी जब बंगले बनवाए जाएं तो एक क्लब भी बनवा लिया जाए ताकि उस पर ज़िंदगी भर कब्जा बना रहे। वह मंत्री पद के साथ किसी तरह जुड़ा हुआ न हो। उस दिन सत्यवान और सावित्री दोनों ने अपने विचारों में इतनी समानता देखी कि उन्होंने कई वायदे भी कर लिए और कई तरह के ऐसे आदान प्रदान भी हो गए जिनकी दोनों को कल्पना तक न थी। इसके बाद सावित्री का जीवन दर्शन ही बदल गया। उसे आवाज़ों से नफरत हो गई। क्लब का माहौल पराया और अनजाना सा लगने लगा। उसकी नज़रें पूरब के उस जंगल की ओर लगी जिसके पार एकांत में एक शांत कुटी है, जहाँ विश्वास भरा पड़ा है और आशा के फूल खिलते हैं। उसे अपने पिता का बंगला काटने लगा क्योंकि उसकी नज़र में वह पका हुआ फल था और राजनीति के दांव में लगा हुआ एक फल किसी भी समय वह बर्बाद हो सकता था। उसे अब प्रतीक्षा थी और इसी में वह भले
घर की लड़कियों की तरह सुबह 9 बजे से पहले नहीं उठती थी, लेकिन एक और परिवर्तन उसमें एकदम नए ढंग से हुआ। उठने के बाद वह सीधे बाथरूम में जाती थी। नहा कर वह आधा घंटा वहीं पूजन करती थी। बाथरूम में पूजन करने का रहस्य यही था कि कहीं वह एक्सपोज ना हो जाए। जो काम वह कभी नहीं करती रही, अब करने लगी तो क्या होगा। बाथरूम में वह बड़ी आस्था और श्रद्धा से ध्यान करती और उस समय 2 वरदान मांगा करती। वह कहती, हे भगवान, आपने एक सावित्री को 3 वर दिए थे, इस सावित्री को केवल 2 वर चाहिए, एक सत्यवान, दूसरा सत्ता। सत्ता का वर मांगते समय उसके विचार एकदम साफ थे। वह चाहती थी कि फिर दल बदलू जोर दिखाए और प्रतीक्षा वाली तख्ती वहाँ से उठकर इस शहर के बीच में लग जाए। सावित्री की भक्ति सत्यवान के प्रति अटल हो गई और बढ़ती गई। पहली सावित्री ने सत्यवान को पाकर खोया था और फिर पाने के लिए प्रार्थना की थी। दूसरी सावित्री के सामने खोने का प्रश्न ही नहीं था। सावित्री के विचार निराधार नहीं थे। उसने क्लब जाना छोड़ दिया था। वह सारी छुट्टियां जंगलों में बिताने लगी थी। सत्यवान न जाने कब का उसकी मुट्ठी में बंद हो चुका था। अब उसके सामने दूसरी बात ही रह गई थी, सत्ता की। उसके लिए भी उसने सत्यवान की गतिविधियां तेज करवा दी थी। सत्यवान यह मानने लगा था कि राजनीति में न कोई सिद्धांत होता है, न कोई आदर्श। किसी दल विशेष पर आस्था रखना और उसके आदर्शों को अंतिम वाक्य मान लेना स्वामियों और तपस्वियों का धर्म है। समय के साथ चलने से बड़ा कर्म इस दुनिया में दूसरा नहीं है। समय बीतता गया। सावित्री की प्रार्थनाएं तेज होती गईं और एक दिन सत्यवान अपने दल बदलू वित्त मंत्री पिता के प्राइवेट सेक्रेटरी बनकर रहे। सावित्री जब अपने पिता के घर में थी तब भी 9 बजे सोकर उठती थी। जब वह सत्यवान की बाहों में आई तब भी उसने 9 बजे से पहले सोकर उठना ठीक नहीं समझा। अब उसके बाथरूम में बंद प्रार्थनाओं को मुअत्तिल कर दिया था और दिन रात जेम्स बॉन्ड पढ़ने लगी थी। सत्यवान हर रोज दोहराता, हनी डियर, इस तरह के घटिया उपन्यास मत पढ़ा करो। सावित्री आधी ढकी हुई नज़रों से देखकर उसे अपने पास खींच लेती और कहती, जानते हो कंपनियों में हमने किस तरह शेयर लगाए हैं, किस तरह हम शेयर बाजार को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन नहीं, तुम यह नहीं समझ सकोगे। सत्यवान जब ना कहकर अपनी पराजय स्वीकार कर लेता तो सावित्री के चेहरे पर खुशी की परछाइयाँ उमड़ने लगती। वह उसके गले में हाथ डालकर कहती, डियर, यह सब इन्हीं घटिया उपन्यासों का चमत्कार है। इन्हीं के सहारे रेसकोर्स के घोड़े दौड़ते हैं और क्लब चलता है और आगे की योजनाएं भी उन्हीं में से निकलेंगी। देखते भर जाओ। सत्यवान चुपचाप सावित्री की ओर देखता रहा। उसकी समझ में सचमुच कुछ नहीं आ रहा था, कुछ भी तो नहीं। तो मित्रों, एक सुंदर रचना आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया और हमारा ये हिंदी स्टोरी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, जिससे सब लोगों के पास ये सुंदर स्टोरी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।